लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम। आप सब जानते हैं कि देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है। इस किसान आंदोलन की सारे देश में और सारी दुनिया में धूम है। सारी दुनिया से इसको जन समर्थन मिल रहा है। तो ये किसान आंदोलन क्या है, क्यों किया जा रहा है, कौन से काले कानून इस देश के किसानों और देश की मेहनत का जनता पे थोपे जा रहे हैं, और इसका महत्व क्या है, और इस किसान आंदोलन के सामने चैलेंजेस क्या है। आपने देखा कि किसानों को बदनाम किया गया, देशद्रोही कहा गया, अपमानित किया गया। किसान आंदोलन में तरह तरह की बाधाएं खड़ी की गई। उसके बावजूद इस देश का किसान सीना तान के आंदोलन के मैदान में है। तो इन सारी बातों को लेके आज हमारे साथ देश के प्रख्यात मार्क्सवादी चिंतक और किसान आंदोलन के योद्धा साथी, जो कई कई दिनों तक किसानों के साथ धूप में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में इस आंदोलन में मोर्चा संभाले रहे, साथी कॉमरेड बादल सरोज जी आज हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड बादल सरोज जी, आपको लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम जी। तो कॉमरेड बादल जी, आज आपसे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोग करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन का महत्व और इस किसान आंदोलन के सामने चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहले तो आप, चूंकि आप मैदानी, आपने संघर्ष किया है एक योद्धा की तरह देश के किसानों के बीच, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से काले कानून हैं जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार इस देश के किसानों और आम जनता पे थोप रही है, और हम सब लोग उसकी काले कानून कह के कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। तो वो काले कानून क्या हैं, थोड़ा पहले इस बारे में बताइए। चलो जी, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले आप सभी साथियों को बधाई दूंगा, खास तौर से लाल सलाम को, कि आप लोग काफी बेहतर तरीके से सामयिक विषयों पर लोगों के बीच में जानकारी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुख्य धारा का तथाकथित मीडिया समाप्त हो चुका हो, उस ऐसे दौर में इस तरीके के समानांतर मीडिया की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए आपको बधाई। दूसरी बात यह कि जिन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है, उन मुद्दों पर आने के पहले मैं एक बात रेखांकित करना चाहूंगा कि भारत के जिस भूखंड में हम लोग रहते हैं, उस भूखंड के इतिहास में अनगिनत किसान आंदोलन हुए हैं, बहुत जबरदस्त किसान आंदोलन हुए हैं, बहुत परिवर्तनकारी, युगांतरकारी किसान आंदोलन हुए हैं। लेकिन उन सब किसान आंदोलनों की तुलना में ये जो किसान आंदोलन 26 नवंबर से दिल्ली की सरहदों पर बैठा हुआ है, इसका कुछ विशेष महत्व है, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन ये दरअसल एक गलत समझदारी ये विकसित हो गई है कि ये किसानों की मांगों को लेकर चलने वाला आंदोलन है, जबकि वो जिन 3 कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वो 3 कानून केवल किसानों को प्रभावित नहीं करने वाले, पूरे के पूरे भारत के जनमानस को प्रभावित करने वाले हैं, पूरे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। उदाहरण के लिए उसमें एक कानून है जो सरकार ने बदल दिया है, जिसको कहते हैं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। 1955 में ये कानून आया था, और उस वक्त ये आवश्यक वस्तु कानून के तहत ये बात कही गई थी कि ये जो जीवन उपयोगी वस्तु है, खासतौर से ये 6-7 चीजें थी, जिनमें आलू था, प्याज था, आटा था, दाल थी, चावल था, चीनी थी, तेल था, इन सारी चीजों का एक सीमा से ज्यादा भंडारण नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज अगर भंडारण किया जाता है, जैसे कि हम लोग आजकल रेडमी शेवर के बारे में देख रहे हैं, तो उसकी बाजार में ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो जाहिर सी बात है कि इससे किसान को तो एक नुकसान होगा ही, क्योंकि ये अडानी और अंबानी अपने भंडारों में अगर लाखों टन अनाज भर के रख लेंगे, तो बाजार में उसके अनाज की कीमत कम हो जाएगी, खरीदारी जिससे की जानी है, लेकिन इनके भंडार की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन इसका सीधा असर जो होने वाला है, वो लोगों की थाली पर होने वाला है। हम लोग देख चुके हैं, सन 1965 की लड़ाई में हम लोग देख चुके हैं, 1971 के बांग्लादेश युद्ध के वक्त हम लोग देख चुके हैं, पिछले कोरोना काल में हम लोग देख चुके हैं कि कालाबाजारी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा कानून है जो पूरी की पूरी जनता को प्रभावित करता है, पूरे देश को प्रभावित करता है, और एक अकाल जैसी स्थिति में पहुंचाने का काम करता है। दूसरा कानून वो लेकर आए हैं, जिस कानून का नाम उन्होंने दिया है कि, वैसे तो कहा है कानूनों के नामों पे अपन नहीं जाए, क्योंकि वो बहुत ही
चतुराई के साथ तय किए गए नाम है। लेकिन एक और कानून है जिसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि अब मंडियों में जाके खरीद नहीं होगी, बल्कि व्यापारी और कॉर्पोरेट कंपनीज खुद आपके यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ सकती है। ये कानून भी बहुत संघर्ष के बाद 1960 में बना था। उस वक्त जो लूट हुआ करती थी किसानों की, वो मदर इंडिया फिल्म में आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, लगभग वैसी लूट थी। सारे के सारे गांव गिरवी रखे हुए थे, साहूकारों का राज चलता था, वो बीज के लिए पैसा देते थे और फसल खरीदने के बाद भी, बैलजोड़ी खरीदने के बाद भी उनका कर्जा कभी चुकता नहीं था। उसके बाद इस देश की सरकार ने वो कानून बनाया कि नहीं, मंडी की देखरेख में खरीदारी होगी, रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसके भुगतान की गारंटी होगी और भुगतान भी एक निश्चित सीमा से कम दाम पर नहीं किया जाएगा। उस कानून को समाप्त कर दिया। अडानी खुद खरीदने के लिए पहुंच गए हैं और ये केवल पहुंच रहे हैं वाली बात नहीं है, वास्तविक रूप से पहुंच गए हैं। उन्होंने करोड़ों टन अनाज इकट्ठा करने वाली साइलो तैयार कर ली है। अभी कटनी में हमारे साथियों का संघर्ष लगातार जारी है, हरियाणा में हमारे साथियों का संघर्ष जारी है। तो इससे ये होगा कि इस देश की लगभग 60-62% आबादी ऐसी है जो खेती से जुड़ी हुई है, जिसका जीवन यापन गांव से चलता है। अगर किसान की आमदनी 1-2 साल तक ये संभव है कि थोड़ी सी बढ़ी हुई रेट पर दे दें, लेकिन 1-2 साल बाद जब इनकी मोनोपोली कायम हो जाएगी, उसके बाद क्या हाल होगा ये बात समझी जा सकती है। तो वो पूरी की पूरी खेती किसानी तबाह हो जाएगी। और जैसा कि ब्राजील में हुआ, जैसा कि मैक्सिको में हुआ, जैसा कि खुद अमेरिका में हुआ, रीगन के जमाने में जब ये पॉलिसी लाई गई थी, उन 40 साल के दौर में क्या हुआ है अमेरिका में, ये आज हम लोग देख सकते हैं, गूगल पर उपलब्ध है। वो गांव खाली हो गए हैं, बसाहटें खाली हो गई है, क्योंकि लोगों की खेती तबाह हो गई है और मेजोरिटी ऑफ द खेती पर इन कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। तीसरा कानून वो लेकर आए हैं, जिस कानून के हिसाब से उन लोगों का ये कहना है कि मतलब एक तो ये कि वो ठेका खेती भी कर सकते हैं। ठेका खेती का अनुभव बहुत खराब है। हमारे देश में आजादी के पहले ठेका खेती हुई थी, नील की खेती हुई थी, जूट की खेती हुई थी, जिसकी वजह से 2 अकाल पड़े, करोड़ों की संख्या में लोग मरे। अभी इन्हीं ने ठेका खेती की थी। पेप्सिको वालों ने पंजाब में की थी, गुजरात में की थी। हमारे सामने उदाहरण है कि लोगों को उनके दाम नहीं मिले, कोई ना कोई मीन में निकालकर सामान उन्होंने नहीं खरीदा। और इस बीच में उन्होंने जो बीज दिया था, उन्होंने जो खाद दिया था, उन्होंने जो कीटनाशक दिया था, उनका भारी भरकम बिल उन किसानों के ऊपर थोप दिया गया। मध्य प्रदेश में हुआ है, पिपरिया में हुआ है, पचमढ़ी में हुआ है, बालाघाट में हुआ है। ब्राजील की स्टडी अभी आई है और ब्राजील की स्टडी ये आई है कि वहां की जो खेती की जमीन है, पिछले 30 साल में इसी ठेका खेती के लागू करने की वजह से और डायरेक्ट कॉर्पोरेट कंपनीज की खरीदी की वजह से वहां के 70 से 80% किसान जो है वो उन कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्जदार हो गए। उन्होंने कोर्ट में कॉर्पोरेट कंपनियों ने वसूली के लिए केस किया है और जमीन को जब्त किए जाने की मांग की है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है और वहां की पार्लियामेंट ने भी चिंता व्यक्त की है कि अगर ये इस तरीके के कानूनी केस अगर लगा देंगे तो ब्राजील, जिसका ज्योग्राफी हमारी तुलना में ज्यादा है, ब्राजील की लगभग 70% जमीन पर इन कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। तो ये जो दोनों कानून लेकर आए हैं, उसकी वजह से खेती किसानी भी तबाह होने वाली है और 10 साल के अंदर अंदर जमीन पर उन बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा होने वाला है, जिनका कोई राष्ट्र नहीं है, जिनका कोई देश नहीं है और जिनका कोई धर्म नहीं है मुनाफे को छोड़कर। इसलिए किसान दरअसल मनुष्यता और मानवता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सही बात है, बड़ी महत्वपूर्ण आपने ये बात कही कि लेकिन उसके बावजूद ये सरकार ये कानून क्यों थोप रही है? क्या इससे सरकार के किस तरह के कैरेक्टर का पर्दाफाश होता है? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जी देखिए, ये एकमात्र ऐसी सरकार है, इससे पहले वाली सरकारें भी पूंजीवादी सामंती वर्गों की सरकार रही, लेकिन ये कॉर्पोरेट की जरखरी सरकार है। आप इस सरकार की जेनेसिस देखिए, इसके पैदा होने का तरीका देखिए। कॉर्पोरेट कंपनियां गुजरात में जाकर एक कॉन्फ्रेंस करती हैं, कॉन्क्लेव करती हैं और वहां पर जाकर ये तय करती हैं कि अब देश को मोदी की आवश्यकता है, मनमोहन सिंह से काम निकल गया। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट की तरीके से 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाते हैं, सारे टेलीविजन चैनल्स को विज्ञापन दिए जाते हैं, सारे अखबारों को विज्ञापन दिए जाते हैं और एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कि आएगा तो मोदी। ये पहली सरकार है जो जनता के बीच में से नहीं, टेलीविजन के डब्बे में से, कॉर्पोरेट के पैसे से निकल कर आई। अब कॉर्पोरेट के पैसे से आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो जैसा कि कहा जाता है, अंग्रेजी की कहावत है कि वन हु कॉल्स द पाइपर ही ऑल्सो कॉल्स द ट्यून। जो बैंड वालों को लेकर आएगा, उस बैंड वालों को लेकर आने वालों के कहने पर ही बैंड वाले को धुन बजानी पड़ेगी।
इन्होंने पैसा लिया हुआ है। ये पूरी तरीके से अमेरिकी कॉर्पोरेट कंपनियां और हिंदुस्तानी कॉर्पोरेट कंपनियों के आगे गिरवी रखे हुए हैं। लोग नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। मेरा ये मानना है कि इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसने मदारी और जमूरे में फर्क किया है। उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये हम दो तो हैं ही, लेकिन ये हम दो दरअसल हमारे दो हैं, असली हम दो हैं अडानी और अंबानी। तो असल में ये कॉर्पोरेट की कठपुतलियां हैं और कॉर्पोरेट के एजेंडे पर काम करनी है। दूसरी बात जो इस सरकार के साथ खास तौर से विशेष है, और वो ये है कि ये मनुस्मृति में विश्वास रखने वाली सरकार है, जिसका नाम वो देती है हिंदुत्व। और हिंदुत्व की धारणा के हिसाब से, मनुस्मृति की धारणा के हिसाब से, जो वंचित तबके समाज में केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को, 2 या 3% लोगों को ही संपत्ति रखने का और जीवित रहने का हक है, बाकी सारे के सारे लोग उनके अधीन रहेंगे। तो ये कॉर्पोरेट और हिंदुत्व का ये जो गाढ़ा घोल बन गया है, जिसे हम लोग जब केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे तो अम्लराज होता था, एक एक्वारेजिया, ये जो एक्वारेजिया बन गया है दो खतरनाक एसिड्स का, वो आज पूरी की पूरी भारत की बनावट को, संविधान को, लोकतंत्र को और मनुष्यता को गला देने की कोशिश कर रहा है। तो असल में ये कॉर्पोरेट की रखेल सरकार है। रखेल ठीक शब्द नहीं है, इसलिए मैं उसको एडिट करने के लिए कहूंगा, लेकिन ये उनकी जरखरी सरकार है। जी, ये आपने बहुत ठीक कहा कि जिन पूंजीवादी ताकतों ने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बैठाया, अब नरेंद्र मोदी उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस किसान आंदोलन से लगता है कि पहली बार पिछले 6-7 साल में 2014 के बाद इस देश की मेहनतकश जनता ने पूरी राजनीतिक चेतना, वर्ग चेतना के साथ इस फांसीवादी पूंजीवादी सरकार का कड़ा प्रतिरोध किया है। इसका अपना एक महत्व है। आप इस महत्व को किस तरह से इसका मूल्यांकन करना चाहिए? देखिए, ये गजब का आंदोलन है। इसने पूरे करिश्मे को तोड़ दिया, पूरे करिश्मे को तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों ने यह कहा कि हमारी तरफ से किसी भी किस्म का ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा कि आप हमारे ऊपर दमन कर सके। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ते रहेंगे। ये जो शांतिपूर्ण प्रतिरोध है और उसकी जो मतलब एक जबरदस्त व्यापकता है, भौगोलिक व्यापकता है, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, इसने नरेंद्र मोदी सरकार को नीचे तक खोखला कर दिया है, उनके जनाधार को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। और यही वजह है कि वो इस दौर में और भी ज्यादा उग्र और सांप्रदायिक और विभाजनकारी नारों को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चलेंगे नहीं। इस आंदोलन की दूसरी खास बात यह है, शांतिपूर्ण एकजुटता के अलावा दूसरी खास बात यह कि इसने राजनीतिक विभाजनों से ऊपर उठकर किसानों के सारे संगठनों को इकट्ठा किया है। हमने सारी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वो समर्थन करें, लेकिन किसान आंदोलन के मंच को हमने किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं खोला, क्योंकि उससे विवाद पैदा होता है। ये एक नए तरीके के आंदोलन की व्यापकता को सुनिश्चित करने की बात है। और तीसरी खास बात इसकी है कि ये पूरी तरीके से डिटरमाइंड है, पूरी तरीके से निर्णय के साथ है कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लौटेंगे नहीं। और अच्छी बात यह है कि इस बीच में ये आंदोलन नीचे तक भी पहुंच गया। इसलिए इस आंदोलन की अनदेखी अगर नरेंद्र मोदी जी और उनके सलाहकार कर रहे हैं तो शुतुरमुर्ग की तरह तूफान आने पर रेत में सिर को गाड़ कर ये सोच रहे हैं कि तूफान टल जाएगा। ये तूफान टलेगा नहीं। अभी किसान मांग कर रहे हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। अभी किसान ये मांग कर रहे हैं कि बिजली वाले कानून को न लाया जाए। अभी किसान ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून बनाया जाए। लेकिन एक सीमा के बाद किसान इस मांग पर भी आ सकते हैं कि इस कमबख्त सरकार को भी हटाया जाए। ये बात समझते हैं मोदी जी। मैं अब आपसे कॉमेंट थोड़ा सा इस बारे में भी बात करना चाहूंगा कि सरकार ने इस किसान आंदोलन को कमजोर करने की, बदनाम करने की, अपमानित करने की जो साजिशें की हैं, थोड़ा सा उन साजिशों के बारे में भी बताइए। देखिए इनका आजमाया हुआ फंडा है कि ये केवल और केवल विभाजन करना जानते हैं जी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। वो लोग बहुत ही मासूम लोग हैं। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। इनके विभाजन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया केवल हिंदू मुस्लिम तक ठहरती नहीं है। मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करके सेग्रीगेट करना आसान है, लेकिन दरअसल ये एक ऐसा मथनी चलाते हैं जिसमें विभाजन के अलावा ये कोई जानते नहीं। पहले उन्होंने मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया,
इस आंदोलन के बाद उन्होंने कहा कि ये सिखों का आंदोलन है, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। उसके बाद जब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिले शामिल हो गए, तब इन्होंने कहा कि ये जाटों का आंदोलन है। तो ये जातिगत आधार पर बदनाम करने की कोशिश की, पहला काम तो ये किया, लेकिन वो चला नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, वो जो घटना घटी थी 26 तारीख को राकेश टिकैत वाली, उस घटना के वक्त जो वहां पर गाली गलौज करने और हमला करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक आया था, नरेश गुर्जर, और उस वक्त उन्होंने गुर्जर और जाटों के बीच में वहां जो परंपरागत एक खाई है, उस खाई को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। अगले दिन मतलब उनको जो पानी पिलाने के लिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, उसमें पहला जत्था गुर्जरों का था। अगले दिन गुर्जरों ने अपने पूरे इलाके की पंचायत करके उस विधायक को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का फैसला लिया। तो ये चाल उनकी चल नहीं रही है। एक दूसरी बात, उन्होंने फिर साजिशें रचना शुरू की। पहली साजिश तो रची, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी इस्तेमाल किया कि ये कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी बन जाएगी, किसान झांसे में नहीं आए। दूसरी खतरनाक साजिश उन्होंने की थी 26 जनवरी की, बहुत ही खतरनाक साजिश थी। मतलब आप ये मानिए कि हम लोग दिल्ली में ही थे, उन 6 बॉर्डर से लोगों को 20-20, 25-25 किलोमीटर तक रैली निकालने की परमिशन दी गई थी। उनको जो अधिकतम दूरी थी वो सेंट्रल दिल्ली से, जहां पर ये पार्लियामेंट और लाल किला है, उससे करीबन 25-30 किलोमीटर दूर बाहर ही रह जाते थे वो। लेकिन 25 जनवरी की रात में उन्होंने ये जो सिद्धू, जो वहां का फिल्म एक्टर है, उसको परमिशन दी, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, जिसके नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ फोटो है, जो धर्मेंद्र का जो बेटा है सन्नी देओल, उसका गुरदासपुर में इलेक्शन एजेंट था, उसको परमिशन दी उन्होंने लाल किले तक पहुंचने की, और पुलिस की मौजूदगी में झंडा फहराया गया। लेकिन और उसके बाद पूरे देश भर में उन्माद पैदा किया गया, राष्ट्रीय झंडे का अपमान हुआ। और मजेदार बात यह थी कि राष्ट्रीय झंडे के अपमान पर कौन चिंतित थे? वो आरएसएस और बीजेपी वाले, जिन्होंने तिरंगे को कभी राष्ट्रीय ध्वज माना नहीं। लेकिन उनकी ये साजिश जो है 48 घंटे में ही साफ हो गई। तो इस आंदोलन की खास बात यह है कि जनता अब इनकी साजिशों को ज्यादा घंटे तक चलने नहीं देती, और मीडिया भी एक तरीके से निष्प्रभावी हो गया है कि वो झूठ फैलाने की कोशिश करता है, किसानों का सच फैल जाता है। इसलिए साजिशें वो बहुत रच रहे हैं। हमारे अंदर भी कुछ लोगों को घुसपैठ कराने की कोशिश की, और एक आध दो लोगों को कहा भी कि वो बीच में से 26 जनवरी के बाद 1-2 संगठन भागे भी। लेकिन हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है, इसमें जो हम सारे नेतृत्व के लोग हैं, जो 556 संगठन है, इन 556 संगठनों के सारे बड़े नेता, अतुल कुमार अंजान साहब से लेके हन्नन मुल्ला तक, हम सारे लोग भी मंच पर खड़े होकर अगर ये कहेंगे कि जाओ घर वापस जाओ, लड़ाई आगे बाद में लड़ेंगे, किसान हम लोगों को परे कर देगा, और जब तक इन कानूनों को वापस नहीं ले लेता तब तक वो वापस नहीं जाएगा। ये लड़ाई असल में किसानों की लड़ाई है, किसान संगठन उसकी अगुवाई कर रहा है, इनकी साजिश चलेगी नहीं। ये आपने बहुत ठीक बात बताई कि आपने इन साजिशों के बारे में बताया। एक साजिश इन्होंने और की थी कि इन काले कानूनों के समर्थन में इन्होंने रातों रात कुछ नेताओं को खड़ा करके किसान नेता बता दिया था, और वो सरकार के समर्थन में पहुंच गए थे। तो वो लोग अब हैं कहाँ? जनता क्या उनकी सुन रही है? क्या जनता उन पर विश्वास कर रही है? वो लोग हैं कहाँ जो कि काले कानून के समर्थन में 8-10 लोग खड़े हुए थे? थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, उन्होंने जो नाम जारी किए थे पहले दिन कृषि मंत्री ने कि ये 25 संगठन हमसे आके मिले, उसके जैसे ही नाम उन्होंने जारी किए थे, 24 घंटे के अंदर थैंक्स टू सोशल मीडिया उन सबकी जन्मपत्री सामने आ गई थी। कोई भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था, कोई ठेकेदार था, कोई मंडी में आड़तिया था, उनमें से कोई भी किसान नहीं था, और वो फर्जी किसान संगठन चलाते थे। तत्काल वो बात आ गई। उसके बाद मजेदार बात ये हुई कि जिन लोगों को ये सामने लेकर आए थे कि ये किसानों के नेता हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया, जैसे इन्होंने एक अभियान चलाया था कि किसानों के बीच में समझाने के लिए जाएंगे। तो हालत ये निकली कि मोहनलाल खट्टर जो है वो अपने ही गांव में जब मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो लोगों ने उनको भगा दिया। तो इनका ये जो झूठ था कि किसान संगठनों का एक हिस्सा हमारे साथ है, वो साबित हो गया कि वो गलत है। दूसरी बात, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ शैलेंद्र भाई, और वो ये है कि मध्य प्रदेश में इनका जो किसान संघ है आरएसएस का, वो काफी ताकतवर था। अभी पिछले 1.5 महीने में मुझे कम से कम 12 जिलों में जाने का अवसर मिला,
हमारे किसान पंचायतों में मंच पर बैठे हुए कई सारे लोगों ने, बड़े नेताओं ने आकर ये बोला कि नवंबर तक हम इस संगठन के साथ थे, किसान संघ के कार्यकर्ता थे, और नवंबर के बाद जब हमने इस किसान संगठन से जाकर ये कहा कि आप लड़ते क्यों नहीं हो, तब इन्होंने हमको जब बहलाने की कोशिश की तो हमने अब उनका साथ छोड़ दिया। तो वो जो किसान महासंघ हुआ करता था इनका, आरएसएस का, उसका ढांचा भी चरमरा गया है। तो जब अपने संगठन को नहीं बचा पाए तो ये कागजी संगठनों को लाकर क्या करेंगे। ये तो बोबड़े साहब भी किसान है, क्या करेंगे आप इसका। ये फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं ज्यादा दिन तक, निश्चित रूप। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। कॉमरेड, अब मैं आपसे थोड़ा ये बात करना चाहूंगा कि इस किसान आंदोलन को सारी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। दुनिया के कितने ही देशों में भारतीय दूतावासों के सामने इस किसान आंदोलन के समर्थन में वहां की जनता ने प्रदर्शन किए हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह समर्थन मिल रहा है, और कुछ देशों की संसद में भी भारत के किसान आंदोलन को लेकर बातचीत हुई, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए। देखिए, मेरी जानकारी में 56 देशों में वहां के राजदूत, मतलब ये बड़े देशों की बात कर रहा हूं मैं, वहां के राजदूतावासों के सामने प्रदर्शन हुए हैं, वहां पर ज्ञापन दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के भी 2 पैनल्स में इस पे बाकायदा चर्चा हुई है, चिंता व्यक्त की गई है, जो वहां पे इंटरनेट काटने के या दमनात्मक कदमों के बारे में। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है 2 वजह से। पहली वजह तो ये कि भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पर कोई घटना अगर घटती है तो वो दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। दूसरी बात यह है कि भारत वो विरला देश है जिस देश के नागरिकों ने दुनिया में कम से कम एक कम्युनिटी के बारे में मैं जानता हूं, जिस कम्युनिटी का नाम है मलयाली। उन्होंने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में जाकर उन देशों के निर्माण में अपना योगदान दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं सिख, जिन्होंने 60-70 देशों में जाकर मेहनत मजदूरी की है। कोई फिर उसके बाद वो बड़े व्यापारी या और संस्थानों के मालिक वो बन गए होंगे, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करने गए थे। तो हमने पूरी दुनिया के जिन तमाम सारे देशों में हमारे नागरिक बसे हैं जाकर और अपनी मेहनत से सम्मान अर्जित किया है, उनकी जड़ें और उनकी भावनात्मक संवेदनाएं आज भी भारत के साथ है। तो न केवल उन्होंने समर्थन दिया, बल्कि हमें याद है कि किस तरीके से सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे किस तरीके से कैंप्स लगे हुए थे। कैलिफोर्निया का कैंप, कनाडा का कैंप, मॉन्ट्रियल का कैंप, मतलब 12-15 देशों के कैंप्स लगे हुए थे, जो उन देशों के नागरिक थे लेकिन जिनके माँ बाप इस देश में थे, और वो उनके समर्थन में धरना देने के लिए आए थे, एकजुटता के लिए आए थे साथ में। तो ये जाहिर सी बात है कि भारत का अगर विश्व के विकास में, विश्व के तमाम सारे देशों के विकास में पिछले 1000 साल में अगर योगदान रहा है, तो हमारी हमदर्दियां भी हैं। इसलिए पूरे देश पर, पूरे विश्व में इसको एक बहुत जबरदस्त एकजुटता मिली है, और नरेंद्र मोदी का अलगाव भी बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। कॉमरेड, अभी आपने कुछ कहा कि किसान जो है वो अब इस सरकार को बदलने की भी बात कर रहा है। आपने बहुत सही बात कही। यहाँ मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हाँ, हेलो कॉमरेड। यस जी, आवाज आ रही है मैं आपसे जी मैं आपसे कॉमरेड ये पूछ रहा था वो कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि इस देश के किसानों ने ये तय कर लिया है कि अब इस सत्ता को भी बदलना है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन के नेता ये कहने पहुंचे जनता से कि कहीं भी वोट दो, लेकिन भाजपा को वोट ना दो। खासतौर पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में गए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, उसका कितना प्रभाव हो सकता है? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि किसानों के इस आंदोलन का देश में बहुत असर पड़ा है। केरल में जो विधानसभा चुनाव के पहले लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए थे, उनमें वामपंथ की जो झाड़ू मार जीत हुई थी, वो हम लोगों की और केरल के रिकॉर्ड के हिसाब से, जहां पर वो अदला बदली करते रहते हैं, उसके हिसाब से काफी महत्वपूर्ण थी। और हम लोगों ने ये नोट किया था कि उसकी मुख्य वजह किसान आंदोलन की वजह से बना हुआ एक वातावरण है। जाहिर सी बात है कि इसका असर पड़ेगा, लेकिन एक बात नोट करने की है शैलेंद्र भाई, और मुझे लगता है कि वो चुनौती
अगर हम उस महत्व से नहीं लेंगे तो फिर चूक जाएंगे। और वो ये है कि मार्क्स ने एक बात कही थी, और मार्क्स ने ये कहा था कि सत्ता वर्ग जो है या पूंजीवाद जो है वो केवल लोगों के लिए माल नहीं पैदा करता, वो माल के लिए लोग भी पैदा करता है। और इस कॉर्पोरेटिव हिंदुत्व ने पिछले मतलब सरकार में आने से 8-10 साल पहले से ही जिस तरीके से एक बम्बार्डमेंट किया है, लोगों की संवेदनाएं खत्म करने का, लोगों के मूल्य खत्म कर देने का, लोगों के निर्बुद्धिकरण का जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, वो प्रोजेक्ट को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। जैसे उन्होंने एक अंधभक्तों की फौज तैयार की है जो झूठी अफवाहों के आधार पर नकली दुश्मन को सामने खड़ा करके एक भय की स्थिति पैदा करती है और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे अंधविश्वास वाला मामला, ये कोरोना फैल रहा है और कुंभ का मेला चल रहा है। कोरोना फैल रहा है, सारे लोग अपनी आम सभाओं को बंद कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां जारी है। उन्होंने एक वातावरण पैदा किया है जिसमें ऐसे लोग भी तैयार किए हैं जिनकी मदद से वो वास्तविक चीजों को कुछ समय के लिए ढकेल सकते हैं पीछे, ऐसा उनका मानना है। तो ये जो किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन ने इस सवाल को एजेंडे पर लिया और उसने ये कहा कि मांग केवल ये नहीं है, बल्कि बात ये भी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में या जातियों के बीच में ये जो भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उससे भी लड़ना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों मोर्चों पर ठीक तरीके से लड़ते हैं, जो कि लड़ने की कोशिश की जा रही है, केवल वामपंथ नहीं बल्कि बहुत सारी सेकुलर फोर्सेज है जो इस बात को गंभीरता के साथ समझ रही हैं और अपनी शक्ति पर ले जा रही है, अगर इन दोनों चीजों पर हम एक साथ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार इतिहास के कूड़ेदान में जाएगी। मैं अभी एक आर्टिकल लिख रहा था जिसमें मैंने ये नोट किया था कि आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई, यहां तक कि मोहम्मद तुगलक की भी सरकार ऐसी नहीं थी जिसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में इतनी कम हो। इनकी साख गिर चुकी है। ये गिरी हुई साख को पैसे के आधार पर, कॉर्पोरेट मीडिया के आधार पर और विभाजन के अपने एक सूत्री कार्यक्रम के हिसाब से कुछ समय के लिए भटकाने की कोशिश करते हैं। इस विभाजन को जितना हम रोक लेंगे उतनी जल्दी इनका पतन है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कॉमरेड। इस किसान आंदोलन का एक महत्व ये भी रहा कि इस किसान आंदोलन ने सारे देश की मेहनत का जनता को एकजुट किया। मजदूर, हमाल, केंद्रीय कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, संस्कृति कर्मी सब इसके साथ वहां पे आए। सारे देश के मेहनतकशों, बुद्धिजीवियों, गणमान्य नागरिकों ने तन मन धन से इस आंदोलन को अपना सहयोग दिया और अपनी एकजुटता व्यक्त करी। तो इसके महत्व को आप किस तरह से रेखांकित करेंगे और इस एकजुटता का आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा इस बारे में। देखिए, मैंने जो शुरुआत में बात कही थी ना कि ये इतिहास का सबसे ज्यादा प्रभावशाली किसान आंदोलन है, उसकी वजह ही है कि इसने पूरी की पूरी जनता को आंदोलित किया है, पूरी की पूरी जनता के साथ अपना रिश्ता कायम किया है और सबसे ज्यादा प्रतिकूल स्थितियों में कायम किया है। अंग्रेजों के जमाने में भी अखबारों पर उस तरीके का नियंत्रण नहीं था जितना आज है, लेकिन इसके बाद भी सूचनाएं लोगों के पास तक पहुंची हैं और व्यापकतम एकता बनी है। दो तरीके की एकता बनी है। एक तो ये कि 90% से ज्यादा किसान और शहरी जनता का लगभग 60% से ज्यादा इस बात पर कन्विंस हुआ है कि ये कानून उसके खिलाफ है, देश के खिलाफ है। ये बड़ा काम है, ये बड़ा काम है जो इस किसान आंदोलन ने किया। और दूसरी बात ये बनी है कि उनको लग रहा है कि अब अगर बचना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। तो लड़ाई के प्रति ये जो आम सहमति है कि ये कानून गलत है, उस आम सहमति के अनुपात में लड़ाई में भागीदारी को बढ़ाने की कुछ कोशिशें है जो की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि कोरोना की वजह से ये लगातार एक संकट चल रहा है, जिसकी वजह से सरकार उसका फायदा उठा रही है, सेक्शन 144 लगा के, या शांति काल में भी जब कोरोना नहीं था तब भी उसको भागीदारियों को रोक के, लेकिन एक सीमा से ज्यादा वो रोक नहीं पाएगी। इसलिए ये जो व्यापक एकता बनी है, ऐसी एकता कभी नहीं बनी, नंबर एक। और नंबर दो, ये जो एकता जो बनी है वो नीतियों के आधार पे बनी है, नीतियों के खिलाफ बनी है। ये केवल मांग के लिए नहीं है, ये नीति बदलवाने की लड़ाई है। इस हिसाब से ये आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ा आंदोलन है। तो कॉमरेड, अभी ये आंदोलन तो चल रहा है, ये संघर्ष, ये लड़ाई चल रही है, लेकिन अब जब इन 5 राज्यों का चुनाव खत्म
हो जाएगा तो इस आंदोलन को फिर से बदनाम करने की, तोड़ने की नई नई साजिशें की जाएंगी, नए नए चैलेंजेस सामने आएंगे। तो इस किसान आंदोलन के सामने आने वाले भविष्य की चुनौतियों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या क्या हो देखिए, सकता पहली है बात तो और ये क्या कि क्या हम करना चाहिए? जी देखिए, पहली बात तो जी ये कि ये चैत की कटाई के बाद अब किसान जी लौटने लगे हैं। सिंगू जी बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, जी पलवल बॉर्डर पे, इन सारी बॉर्डर्स पे अब जमावट बढ़ने लगी है। पहली बात तो ये। जी दूसरी बात यह कि हमें ये सूचना मिली है कि 2 मई की काउंटिंग के बाद एक सप्ताह जी के अंदर अंदर सरकार पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेज के जरिए ऑपरेशन क्लीन करने की तैयारी कर रही है। और जैसे एनआरसी और सीए के आंदोलन के साथ हुआ था, वैसे तो आ ही गया। जबरदस्ती हटाने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने कहा है कि हम ऑपरेशन क्लीन का जवाब ऑपरेशन शक्ति से देंगे, आसानी के साथ नहीं उठेंगे। अगर वो पूरी फौज को भी लगा देंगे तो अभी उन्हें जलियांवाला बाग दर्जनों की संख्या में करने पड़ेंगे, तब वो उसको खाली करा पाएंगे, तब भी खाली नहीं करा पाएंगे। तीसरी बात यह है कि हम लोगों ने ये तय किया है कि हम इसको और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए दोनों काम करेंगे। दिल्ली को घेरने वाले कार्रवाई तो हमारी जारी है, लेकिन उसके साथ साथ हम ग्रामीण इलाकों में तहसीलों और अलग अलग जगहों पर, जिलों में भी जाकर इसकी लामबंदियां करेंगे, ताकि किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अगर होती है, किसी भी तरीके का दमन अगर होता है, तो उसको पूरे राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध में बदला जा सके, उसकी तैयारियां जारी है। अभी 10 मई का हम लोगों ने, पहला तो 1 मई का हम लोगों ने आह्वान किया है कि किसान मजदूर मैत्री दिवस के रूप में इस मई दिवस को मनाया जाना चाहिए। पूरे देश भर में किसान और मजदूर मिलकर मनाएंगे कोरोना के बावजूद। दूसरा नारा हम लोगों ने दिया है कि 10 मई के दिन हम एक बड़ी जमावट करेंगे, अलग अलग जगह से लोग बाग पहुंचेंगे और एक बड़ा संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन सिंगू बॉर्डर पे किया जाएगा, क्योंकि 10 मई का दिन 1857 की बगावत के शुरू होने का दिन है। तो हम नए नए तरीके से, नए नए दिन लाकर इन आंदोलनों को और ज्यादा व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी हो जाए, ये आंदोलन बिना इन 3 कानूनों को वापस कराए हुए और 2 नए कानून बनवाए बिना वापस जाएगा नहीं। ये आप आश्वस्त। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कॉमरेड कही। कॉमरेड, एक बात हो कि श्रमिक संगठनों की संघर्ष की, आंदोलन की चेतना को राजनीतिक चेतना में रूपांतरित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमने देखा पिछले सालों में इस देश में कर्मचारियों के, बैंक कर्मचारियों के, ट्रेड यूनियंस के लोगों के बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन वो आंदोलन की चेतना इस परिवर्तनकारी राजनीतिक चेतना में रूपांतरित ना हो पाई। वहां उसके बाद बड़ी बड़ी बैंक की हड़तालें, कर्मचारियों की हड़तालें हुई, लेकिन भाजपा चुनाव जीत गई वहां। तो अब इस किसान आंदोलन के सामने जो ये चैलेंज है कि ये किसानों के आंदोलन की चेतना राजनीतिक परिवर्तन के रूप में भी रूपांतरित हो, क्या ये हो पाएगा? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं खुद ट्रेड यूनियन आंदोलन में मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक कार्यकर्ता के रूप में लगाया है, और मुझे ये मानने में कोई हिचक नहीं है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन, जिसे एक मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन की पाठशाला कहा जाता है, वो पाठशालाएं उस तरीके के पाठ्यक्रम को ज्यादा लंबे समय तक चला पाने में कामयाब नहीं हुई है। आप जिन बैंक और एलआईसी के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, उनका वो आंदोलन में 100% रहते हैं, हड़ताल में 100% रहते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से पूछ लिया जाए तो आएगा तो मोदी ही वाली जो बटालियन है, उसमें भी उनका काफी बड़ा हिस्सा शामिल होता है। उसकी मुख्य वजह जो है आपने बताई। मैं आपको एक संस्मरण सुना रहा हूँ। अभी ये किसान आंदोलन के सिलसिले में, किसान आंदोलन के संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्वकारी लोगों की देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेतृत्वकारी साथियों के साथ एक मीटिंग थी। इंटक ऑफिस में हम लोग गए थे, मुझे भी जाने का अवसर मिला था, मैं दिल्ली में ही था उस वक्त। तो वहां पर सारी ट्रेड यूनियंस के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा हो रही थी कि हम किस तरीके से इसको आगे ले जाएं। जी। वहां एक बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने, जब हम लोग टी ब्रेक पर मिले, चाय पर हम लोग बात कर रहे थे, तब उन्होंने बात कही कि एक बात तो माननी पड़ेगी आप लोगों की। मैंने कहा क्या? बोले आपने 90% किसानों को ये समझा दिया है कि ये 3 कानून उनके खिलाफ है। हम पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी हम 10% मजदूरों को भी नहीं समझा पाए हैं कि ये 4 लेबर कोड उनके खिलाफ क्यों है। तो ये जो लैक ऑफ पॉलिटिकल एनालाइजेशन का मामला जो है, ये जो बुर्जुआजी जो होता है, पूंजीपति जो होता है, वो आपको
आनापाई के संघर्ष में हिलगा के रखना चाहता है, उससे तो आपको दमदारी से निकलना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले कॉमरेड लेनिन की सालगिरह थी, 151वीं जयंती थी। लेनिन ने इस सवाल को सबसे ज्यादा कारगर तरीके से टैकल किया था, और वामपंथी आंदोलन के कुछ मित्र अगर मेरी इस बात को सुन रहे हो, आपकी इस चर्चा में हो, तो उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक किताब लिखी थी शायद 1903 के आसपास। उस किताब का नाम था व्हाट इज टू बी डन, क्या करें। उसमें उन्होंने इस सवाल को काफी विस्तार के साथ डिस्कस किया था कि ट्रेड यूनियन आंदोलन की एक सीमाएं हैं, ट्रेड यूनियंस पूंजीवादी संगठन है, उन्हें अगर क्रांतिकारी संघर्ष में बदलना है तो उसके लिए उनकी क्रांतिकारी चेतना को किस तरीके से विकसित किया जाएगा, एक पूरी डिस्कशन, पूरी डिबेट है उसमें। मुझे लगता है कि ये काम हमें प्राथमिकता पर लेने की आवश्यकता है, वरना संघर्ष हम करेंगे, जैसे हम अपनी गांव की भाषा में कहते हैं कि भैंस को चारा हम खिलाएंगे, भैंस का दूध हम निकालेंगे, लेकिन हमारी बाल्टियों में अगर छेद होगा और वो दूध पानी की तरह नाली में बह के अगर कॉर्पोरेट की वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा तो हमारे संघर्षों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए संघर्ष किए जाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके राजनीतिकरण के काम को भी प्राथमिकता पे लिया जाना चाहिए। और इस मामले में शैलेंद्र कुमार शैली की चिंताएं और हमारी चिंताएं एक जैसी है। क्या बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि उस बाल्टी के छेद को रोकना है, वो छेद ना हो इस बात की कोशिश करना है। और हमें विश्वास है कि इस बार ये किसान आंदोलन की चेतना राजनीतिक परिवर्तनकारी चेतना के रूप में निश्चित रूप से रूपांतरित हो सकेगी। तो कॉमरेड बादल सरोज जी, आपको बहुत बहुत लाल सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके माध्यम से, आपसे बातचीत के माध्यम से हमने इस देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के महत्व और का मूल्यांकन किया और आने वाले चैलेंजेस को लेकर बात करी। तो लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने और सीखने वाले सभी साथियों को, कॉमरेड बादल सरोज जी को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। आपको भी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।